हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले जो वीडियोस हैं उसमें पोएट्री में 3 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को जो 4th लेसन है ऑर्नामेंट, जो कंपोज्ड बाय पीवी शैली ने कंपोज किया है, इसको हमको पढ़ना है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि जो पीवी शैली का लाइफ एंड वर्क रहा वो क्या रहा है। ऑर्नामेंट का मतलब होता है विलाप। पीवी शैली जो था बर्न हुआ था 1792 में एंड ही हैज डाइड 1822, यानी 1792 में जन्म हुआ था पीवी शैली का और ये 1822 में इनका देहांत हो गया था। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो पीवी शैली है इसका लाइफ एंड वर्क क्या था। ऑर्नामेंट का मतलब होता है मौन, ग्रीफ या sorrow, यानी एक विलाप। तो इस तरह से यू नो अबाउट द पोएट पर्सी बायसन शैली वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड इट क्रिटिकली रिकॉर्डेड अमंग द फाइनेस्ट लिरिक पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी पर्सी बायसन जो शैली था वह अंग्रेजी साहित्य का एक रोमांटिक पोएट है, क्रिटिकली रिकॉर्डेड अमंग द फाइनेस्ट लिरिक पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। रहे कि यह एक बहुत ही उच्च कोटि का समालोचक भी था और ये इंग्लिश साहित्य के इतिहास में इसका बहुत ही ऊंचा नाम रहा है। तो पीवी शैली जो थी और रोमांटिक ग्रुप से बिलोंग करती थी और रोमांटिक ग्रुप में ये यंगर ग्रुप से बिलोंग करती थी। यानी देयर इज 2 ग्रुप ऑफ द रोमांटिक पोएट्री, एल्डर रोमांटिक पोएट एंड यंगर रोमांटिक पोएट। तो इसी तरह से जो पर्सी बायसन शैली थी ये यंगर रोमांटिक पोएट से, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। शैली वॉज बॉर्न टू सर टिमोथी शैली और वीक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। रहे कि जो शैली का जन्म हुआ था वो टिमोथी शैली, यानी इनके पिता का नाम टिमोथी शैली था, जो इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और फीक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में फीक जो पार्टी थी उसके ये मेंबर। एंड एलिजाबेथ पिलफोर्ड, यानी इनकी मदर का नाम एलिजाबेथ पिलफोर्ड था। और सक्सेस लैंड ओनर्स एट फील्ड प्लेस ऑन द अगस्त 4, 1792 in ब्रॉड ब्रिज हेथ नियर हर्सम, इंग्लैंड। यानी 4 अगस्त 1792 को इनका जन्म इंग्लैंड के ब्रॉड ब्रिज यानी हर्सम, ब्रॉड ब्रिज के पास हर्सम में हुआ था। शी वाज द एल्डेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रेन, यानी ये अपने 7 जो भाई बहन थे, इनके पिता की जो 7 संतानें थी उनमें ये सबसे बड़े थे। ही हैड 5 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। पीवी शैली हैड ऑफ 5 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। इनके 5 बहनें थी, एक भाई था और इस तरह से ये स्वयं उनमें सबसे बड़े थे। तो 5 सिस्टर 1 ब्रदर और हिमसेल्फ शैली, ये सबको मिलकर के साथ हुए जिसमें सबसे बड़े थे। ही रिसीव्ड हिज द अर्ली एजुकेशन एट होम ट्यूटर्ड बाय द रेवरेंड इवन एडवर्ड ऑफ द बार्नहम। ये इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा ये जो प्राप्त किए हैं वो घर पर ही प्राप्त किए हैं। जो उनके शिक्षक थे, ट्यूटर जो थे, जो इनके ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक थे, इनके द्वारा इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया है। ट्यूटर्ड बाय द रेवरेंड इवन एडवर्ड ऑफ द वार्नहम, यानी वार्नहम के रहने वाले रेवरेंड इवन एडवर्ड, इनके द्वारा इनको ट्यूट किया गया था, यानी घर पे इनको पढ़ाया गया था। इस तरह से हम जान लिए कि जो शैली है, यानी शैली रिसीव्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन एट होम एंड ही ट्यूटर्ड बाय द रेवरेंड इवन एडवर्ड
His cousin and lifelong friend Thomas Medwin, who lived nearby, recounted his early childhood in the life of the Percy Bysshe Shelley. His cousin and lifelong friend Thomas Medwin. And Thomas Medwin is the friend and cousin of P.B. Shelley, who lived nearby, recounted his early childhood, जो उसके प्रारंभिक जीवन में उनके साथ रहते थे। द लाइफ ऑफ द पर्सी बाइसल शैली, यानी पर्सी बाइसल की शैली के जीवन में एक को ये अभिन्न अंग थे, अर्थात दोनों साथ साथ रहते थे। इट वॉज अ हैप्पी एंड कंटेंटमेंट चाइल्डहुड स्पेंट लार्जली ऑन द कंट्री परसूट्स सच एज द फिशिंग एंड हंटिंग। Shelley was famous for his association with John Keats and Lord Byron. It was a happy and contented childhood. ये contented childhood जो पर्सी बाइसल शैली का जो जीवन था वह एक बहुत ही संतोषपूर्ण संतोषजनक जीवन था, और ये अपना समय विशेष करके कंट्री परसूट यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों था वहाँ पे मछली को पकड़ने में, शिकार करने में ये अपना अधिकांशतः समय व्यतीत करते थे। शैली वाज फेमस फॉर हिज द एसोसिएशन विद द जॉन किट्स एंड लॉर्ड बायरन। जो पी.बी. शैली थे वो जॉन किट्स और लॉर्ड बायरन के साथ यानी फेमस थे, अर्थात ये इनके ग्रुप से बिलोंग करते थे। जो इनका यंगर ग्रुप था उसमें लॉर्ड बायरन और जॉन किट्स भी उस रोमांटिक पार्टी के जो सेकंड ग्रुप है यंगर पोएट के रूप में जाने जाते हैं, उनकी साथ ही बिलोंग करते थे। द नॉवेलिस्ट मेरी शैली वाज हिज सेकंड वाइफ। नॉवेलिस्ट मेरी शैली वाज द सेकंड वाइफ ऑफ पी.बी. शैली। इन 1811 he published a pamphlet. In 1811 P.B. Shelley published a pamphlet, The Necessity of the Atheism, for which he was expelled from the college. यानी नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म, नास्तिकता पर आवश्यकता, नास्तिकता की आवश्यकता पर इन्होंने पम्फलेट लिखा, जिसके कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया। यानी पी.बी. शैली रोट अ पम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म। आफ्टर दिस पम्फलेट पी.बी. शैली एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, यानी उनको उस स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया। 4 months after being expelled, the 19 years old Shelley eloped to Scotland with the 16-year-old schoolgirl Harriet Westbrook to go married। ग्रे की स्कूल के निकालने के बाद यानी 4 महीने के बाद जो पी.बी. शैली थी वह एक 16 वर्ष की स्कूल जो गर्ल थी, स्कूल की लड़की थी, उसको लेकर के इलोप्ड हो गए, यानी उसके साथ भाग गए। वह जो लड़की थी उसका नाम हैरिट वेस्टब्रूक था। बाद में पी.बी. शैली ने उस लड़की से विवाह कर लिया। बट अनहैप्पी इन हिज नियरली 3 years old मैरिज ऑन द 28th July 1814, Shelley abandoned his pregnant wife and a child, फिर he ran away with the Mary Godwin। ग्रे की जो पी.बी. शैली थे वो अपने 3 वर्ष की वैवाहिक जीवन से वो पूरी तरह से फेडअप हो गए थे, उब गया था। ऑन 28 जुलाई 1814, यानी ग्रे की 28 जुलाई 1814 को, यानी जॉन ये पी.बी. शैली फेडअप बाय हिज मैरिड लाइफ आफ्टर 3 years। Shelley abandoned his the pregnant wife and a child, फिर he ran away with Mary Godwin। जो पी.बी. शैली थी उन्होंने अपने जो गर्भवती पत्नी थी उसको छोड़ करके और वह भाग गया विथ मेरी गॉडविन। मेरी गॉडविन के साथ वो भाग गया, अपनी जो गर्भस्थ पत्नी थी उसको छोड़ करके। देन आल्सो 16, ग्रे की उस समय वह 19 वर्ष की थी। इनवाइटिंग हर स्टेप सिस्टर क्लेयरमॉन्ट एलॉन्ग फॉर कंपनी। ग्रे उसके बाद वह अपने जो सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर थी, उसके साथ रहने के लिए वो चला गया।
His most famous passage classics anthology was work on the Ozymandias। उसकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ रही हैं, क्लासिक्स रहे हैं, पुरातन जो कृतियाँ रही हैं, उसमें ओzymandias रहा है, वो टू द वेस्ट विंड आणि वो टू वेस्ट विंड रहा है, टू अ स्काईलार्क आणि दीज आर द फेमस poetic collection of P.B. Shelley and the Mask of Anarchy, which are among the most popular and critically acclaimed poem in the English language. And these are the famous English poem in English language, and ये famous popular poem रहे हैं जो composed by P.B. Shelley. His major work, however, are the long visionary poem is the included illustrated। जो इनके मेजर वर्क रहे हैं, जो कविताओं के इन्होंने लिखा है, उसमें लॉन्ग विजनरी पोयम जो एलास्टर के नाम से जाना जाता है, एडोनिस द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, जो अन्य इनकी कृतियाँ रही हैं, जिसमें एडोनिस द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एंड द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, और अनफिनिश्ड जो वर्क रहा है ट्रायम्फ ऑफ लाइफ रहा है। यानी दीज आर द फेमस poems composed by P.B. Shelley, The Revolt of Islam, Adonis, and the unfinished work The Triumph of Life, The Cenci 1819 and Prometheus Unbound 1820 were dramatic plays in 5 and 4 acts respectively। इसकी बजाय अनेक कविताओं को लिखने के बजाय इन्होंने ड्रामा भी लिखा है, जिसमें इनका पहला जो वर्क था प्रोमेथियस अनबाउंड और ड्रामेटिक प्लेस रहा है एंड द एक्ट रेस्पेक्टिवली, और इसमें द ट्राइब ऑफ लाइफ, ये दोनों इनके सेंसी और प्रोमेथियस अनबाउंड ये इसके प्लेस रहे हैं। ही रोट द गॉथिक नावल, इन्होंने गॉथिक नावल लिखा है, प्राचीन जो रोम था उस पर आधारित नावल को लिखा है, जॉस्ट्रोजी, ये पब्लिश हुआ है 1810 में, एंड शिफ्ट एरविन्स 1811 एंड द साल्ट वर्क द एसोसिएशंस 1814 एंड द कोलिजियम 1817, and these are the famous work composed by P.B. Shelley on 8 July 1822, less than a month before his 30th birthday। यानी 8 जुलाई 1822 को जब P.B. Shelley अपने 30वें जन्मदिन में एक महीने कम था, Shelley drowned in a sudden storm, कि शैली का डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई, while sailing back from the Livorno to Larissi near the Gulf of Spezia in his schooner Don Juan। यानी जब वह लिवर्नो से लेरिसी के लिए वापस आ रहा था, तो स्पेंजिया की खाड़ी में जब ये अपने एक जहाज़ी स्कूनर से जो मशीन वाली नाव होती है उससे जब खे करके ये वापस आ रहा था लिवर्नो से लेरिसी के लिए, तो जो स्पेंजिया की खाड़ी थी वहाँ पे डूब जाने के कारण इसका मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो लाइफ था P.B. Shelley का filled with very sorrow, यानी द लाइफ ऑफ Shelley filled with grief, उसका जीवन बड़ी ही दुखद था और उसका अंत भी दुखद हो गया। तो इस तरह से हम इस पोयम के माध्यम से जान सकते हैं कि जो P.B. Shelley था उसको अपने जीवन में आभास हो जाता है कि वह अपनी युवा अवस्था में ही वह मृत्यु को वरण कर लेगा, मर जाएगा, और जिसके कारण उसको दुख हो रहा है और उस अपनी फीलिंग्स को वह इन कविताओं में छंदबद्ध किया है। तो पूरी तरह से एक लेमेंट है, एक मौन है P.B. Shelley का, और उसको आभास हो जाता है कि वह अपने जीवन में और अधिक दिनों तक को जीवित नहीं रहेगा। वह संबोधित करते हुए आगे कहता है कि हे जीवन, हे संसार, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, जहाँ मैं पहले भी खड़ा था,
कह रहे कि मैं वहाँ पे काँप रहा हूँ, मेरी युवावस्था की जो यश है वो कब वापस आएगी, यानी जो मेरी युवावस्था का यश है वो कब वापस आएगा। फिर इसको महसूस हो रहा है कि कभी नहीं हो कभी नहीं, अर्थात तो यह महसूस करने लगा है कि इसका जो जीवन है, द लाइफ ऑफ पीबी शैली, ही फील्स ही हैज डायड सोन इन द एज ऑफ हिज लाइफ, यानी दिस पोएम इज शॉर्ट एंड म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर एंड डिजेक्शन ऑफ पीबी शैली, यानी यह कवि का एक विलाप है, एक डिस्पेयर है, एक डिजेक्शन है, जिसके द्वारा यह रिवील्ड कर रहा है कि वह अपने जीवन में जल्द ही मृत्यु को वरण कर लेगा। तो ये जो कविता है हमको इस बात को बताती है कि जो भी इसके परेशानियां हैं, यानी जो इसका डर है शीघ्र ही होने वाला है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्टिव लिरिक, यह उसका एक सब्जेक्टिव लिरिक है। ही इज इनकम्परेबली द ग्रेटेस्ट सिंगर एंड लिरिसिस्ट, यानी पीबी शैली इज द ग्रेट सिंगर एंड लिरिसिस्ट। द पोएट लेस बियर हिज ओन पर्सनल सेंटिमेंट एंड इमोशंस, जो कवि है अपना पर्सनल सेंटिमेंट एंड इमोशंस को व्यक्त करता है, और यह इस बात को दर्शाता है कि उसको अपने मृत्यु का पहले ही ज्ञान हो गया था कि वह इस संसार में और अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला नहीं। तो इस तरह से पोयम हमको इस बात को बताती है कि जो कवि है, यानी इन दिस पोयम द पोएट sorrows at the loss of his self-confidence and optimism. पीबी शैली become, ये ऑलरेडी जो होता है वो ऑप्टिमिस्ट, कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म, ये निराशावाद को अपनाना शुरू कर देता है, अपने जीवन से निराश हो जाता है। जो पोयम है वह उसके पूरे इमोशंस और सैडनेस को व्यक्त करती है, और यह उसका एक लेमेंट है। द पोएट लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज कैपेसिटी टू बी हैप्पी, यानी इन दिस पोएम द पोएट लॉस्ट हिज कैपेसिटी टू हैप्पी, यानी he was feels he does not happy in his life, यानी he has lost the delight of world, the pleasure of life and the joy of world, यानी इसके जीवन से, इसके संसार से और जो ये समय है उससे पूरी तरह से जो प्रसन्नता है वह निकल करके जा चुकी है, अर्थात अब वह मृत्यु को वर्ण करेगा। जो उसकी खुशी है, जो उसके सुखद अनुभव है, अब उसकी साथ रहने वाले नहीं। तो इस तरह से यह पोयम एक शार्ट है, एक छोटा सा लिरिक है, जो हमको यह बताता है कि जो पीबी शैली है वह उसका एक लेमेंट है, एक सारो है, जिसको इस पोयम के माध्यम से रिबिल्ड किया है अपनी हर्ट की जो फीलिंग्स है। और हम लोग अब इस पोयम को जानेंगे। ऑल एमेंट, वो वर्ल्ड, वो लाइफ, वो टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ट्रेमलिंग एट द फियर आई हैड स्टूड बिफोर, फेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइड, नो मोर, ओह नेवर मोर, आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter core, move my faint heart with the grief, but with the delight, no more, oh never more. Oh world, oh life, oh time. In this first line, poet P.B. Shelley pointed to the world, life and time, and he feels that he has lost the joy of world and pleasure of life and delight of time, यानी हे संसार, हे जीवन, हे समय, on whose last step I climb, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा, वो संबोधित करते हुए जो कवि है कह रहा है, जो ओपन लाइन है, हे संसार,
हे जीवन, हे समय, जिसके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। आई क्लाइंब ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। करे कि जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं पहले भी खड़ा था वहाँ पर मैं कांप रहा हूँ। यानी ही फील्स, ही टेल्स, reached in last phase of life, and he feels he has lost the pleasure of world, delight of life, and joy of time. When he feels he has soon died, he tremble with fear, he shudder with fear. करेक्ट है संसार, ये जीवन है समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं पहले भी खड़ा हुआ था वहाँ पर मैं कांप रहा हूँ। फेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर, फेन मीन्स नी कब, विल रिटर्न का मतलब वापस आएगी, द ग्लोरी का मतलब यश, ऑफ योर प्राइम का मतलब युवा अवस्था, यूथफुलनेस। रहेगी मेरे यानी इन दिस फोर्थ लाइन पोएट आस्क द क्वेश्चन, कहे कि मेरे युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगा। नो मोर, वह नेवर मोर, कहे कि कभी नहीं, ओह कभी। तो इस तरह से फिर एक बार हम इसका अर्थ देख सकते हैं। जो पहला स्टेंजा है उसका पुनः आप हिंदी अर्थ जान लीजिए। हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, जहाँ मैं पहले भी खड़ा था वहाँ पर मैं कांप रहा हूँ। मेरे युवावस्था का वैभव कब वापस आएगा, कभी नहीं, वो कभी नहीं। यू सी सेकंड स्टेंजा, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर, मूव माई फेंट हार्ट विद द ग्रीव बट विद डिलाइट, नो मोर, वह नेवर मोर। इन दिस सेकंड स्टेंजा the poet says, day and night passed near with him, but they had no give the poet joy and pleasure। यानी इस जो सेकेंड स्टेंजा है वहाँ पे जो कवि है कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी रात और दिन से एक खुशी निकल कर के जा चुकी है। प्लेजर हैज गॉन फ्रॉम द डे एंड नाइट, यानी रात और दिन से खुशी निकल करके जा चुकी है। और जॉय हैज फ्लाइड टू फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर और नेवर मोर। यानी दिनों रात से एक खुशी निकल करके जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग यानी ब्यूटीफुल स्प्रिंग, यानी कह रहा है कि नई बसंत ऋतु, एंड समर ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर होवर और बर्फीली शीत ऋतु, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट। रहे कि जो दिनों रात से एक खुशी निकल करके जा चुकी, नई बसंत ऋतु, नई ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली शीत ऋतु मेरे दुर्बल हृदय को दुख से तो सिहराती है, परंतु प्रसन्नता से नहीं सिहराती। यू सी द फोर्थ लाइन अगेन, मूव माई फेंट हार्ट विद द ग्रीफ। मूव का मतलब यानी सिहरा देना, फेंट का मतलब वीक दुर्बल, हार्ट विद ग्रीफ का मतलब विद साल। यानी कह रहा है कि जो नई बसंत ऋतु है, जो ग्रीष्म ऋतु है और जो बर्फीली शीत ऋतु है, मेरे दुर्बल हृदय को दुख से तो सिहराती हैं, परंतु प्रसन्नता से नहीं सिहराती। नो मोर व नेवर मोर, क्रय की नहीं, वो बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हम लोग पूरे पोयम को जान चुके हैं। पुनः एक बार आप लोग दोनों स्टेंजा का अर्थ देख लीजिए। कवि कहता है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा था, जहाँ मैं पहले भी खड़ा था, करे कि वहाँ पर मैं काँप रहा हूँ। मेरे युवावस्था का वैभव कब वापस आएगा, कभी नहीं, वो कभी नहीं। करे कि रात और दिन से निकल कर के एक खुशी उड़कर जा चुकी है। नई बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु
और बर्फीली शीत ऋतु मेरे दुर्बल हृदय को दुख से तो सिहराती है, परंतु प्रसन्नता से नहीं सिहराती, बिकॉज ही हैज लॉस्ट द प्लेजर ऑफ हिज लाइफ। थैंक्स।